वर्तमान में मंत्री जी हैं, विधायक हैं, उनका कोई ऐसा कार्य नहीं है जिसकी वजह से उनको वोट मिले। सिर्फ उनको एक ही ऐसा काम है जिसकी वजह से वोट मिल रहे हैं। विधानसभा की जो बहुमत जनता है वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है। तो भारतीय जनता पार्टी को हराने के चक्कर में विधायक जी को बगैर मुंह दिखाए वोट मिल रहे हैं और कोई गुण नहीं है। अब चुनाव आ गया, अब भी शक्ल नहीं दिखा रहे। उनके दिमाग में है कि ये लोग बीजेपी को तो वोट देंगे नहीं, तो सामने विकल्प वो हैं। कांग्रेस और बीजेपी को मैं एक चाकी के दो पार्ट समझता हूं। इसके बीच में जनता आ गई। और मैं ये नहीं कहता कि लोगों को पैसे नहीं लेना चाहिए, जरूरत है तो पैसे लेने भी चाहिए, लेकिन पैसा लेके लोग अगर वोट दे रहे हैं तो वो वोट बिकाऊ माना जाता है। हेलो जी, राम राम, नमस्कार। आप देख रहे हो आरजे 18 न्यूज़ चैनल। और आज हम आए हैं झुंझुनू विधानसभा क्षेत्र में और हमारे साथ में मौजूद है पंकज धनखड़, जिला परिषद सदस्य। और आज हम इनसे बातचीत करेंगे। इनको आज़ाद समाज पार्टी ने इस बार के लिए उम्मीदवार चुना है, तो इनसे बातचीत करेंगे। राम राम। राम राम। पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आपको आज़ाद समाज पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है झुंझुनू विधानसभा क्षेत्र से। धन्यवाद। किन किन मुद्दों को ध्यान में रखते हुए चुनाव लड़ रहे हो इस बार? देखो, मेरा चुनाव क्षेत्र के जो बुनियादी मुद्दे हैं, पहला मुद्दा है कि इस क्षेत्र की जनता, क्योंकि मैं तो घर टू घर जाने वाला आदमी हूँ, कोई पैराशूट से तो आया नहीं हूँ। ये ज़मीन जिस पे मैंने बहुत लंबे संघर्ष किए हैं, तो एक एक घर से मैं वाकिफ़ हूँ। लोगों की आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा खराब हो गई। 60% से ज़्यादा लोग कर्ज के दलदल में फंस चुके हैं। ज़मीन पर कर्जा है, किसी के पशुओं पर कर्जा है, किसी के मकान पे कर्जा है, किसी के जो सोने के आभूषण हैं उन पर कर्जा है। और अब तो ज़्यादातर एक अभियान के रूप में सब लोग, एक होड़ सी मची हुई है, क्योंकि स्थिति इतनी ज़्यादा खराब हो गई, तो वो सोचे कि यार मैं भी 2-4 दिन निकाल लूँ। तो अपनी पत्नियों पर भी बड़ी तादाद में क्षेत्र में लोगों ने लोन ले रखा है, चूकता हो नहीं रहा है। तो मेरा पहला जो चुनाव का जो उद्देश्य है कि क्षेत्र को कर्ज मुक्त करवाया जाए। दूसरा ये है, शेखावाटी नहर का जो पानी था वो 1994 में समझौता हुआ था और हम लोगों को मिलना था। दोनों राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे पर आरोप लगाती रही, लगाते लगाते आज 28 साल से ज़्यादा हो गए, आज तक एक बूंद पानी जो यमुना का जल समझौता था उसकी लेके नहीं आए। 2025 में ये समझौता रद्द हो रहा है। रद्द होने के बाद शेखावाटी के जो किसान हैं उसकी जो दुर्दशा होने वाली है उसका अंदाज़ा अभी किसान को है नहीं। पानी का जल स्तर इतना नीचा चला गया है और ये रोजगार का बड़ा सेक्टर है। जब खेती यहाँ नहीं रहेगी तो फिर रोजगार तो और कुछ है नहीं। तो रोजगार नहीं है तो ये जो बेरोजगार होंगे इनकी हालत, जैसे बिहार के लोग मजदूरी करने आते हैं बसों में थैला लेके, ऐसे ही इन लोगों की हालात होने वाली है। तो दूसरा मेरा जो मुद्दा है वो जो शेखावाटी के हिस्से का जो पानी है यमुना जल का, वो इस क्षेत्र को मिले, ये लड़ाई भी सड़कों पे लड़ी जाएगी। तीसरा मेरा जो मुद्दा है कि लगभग ये दोनों राजनीतिक पार्टियों के नेताओं ने गांव में जो जोड़े की जो जमीन है उस पर लोगों के मकान बनवा दिए। संरक्षण मिलता रहा, सपोर्ट करते रहे। एक गरीब आदमी, एक खेती करने वाला आदमी जैसे तैसे करके उसने 2-4 मकान खड़े कर लिए। आज गांव वाइज किसी न किसी को उसका नोटिस मिल रहा है वहां से खाली करने का। तो गांव की आप आंकलन करोगे तो 40% आबादी जो जोड़ों में और नदी में बसी हुई है। एक जनप्रतिनिधि भी उनके पक्ष में बोलने वाला नहीं है,
कि आज ये बसा दिए, गैर कानूनी तरीके से वो बस गए, लेकिन आज उनको उजाड़ा जा रहा है। तो उनके नियमन की बात कोई नहीं कर रहा कि इनको यहाँ खातेदारी दी जाए, या इनको यहाँ पट्टा दिया जाए, या यहाँ इनको यहाँ से उजाड़ा नहीं जाए। तो धीरे धीरे अब सरकार ने भी नई पॉलिसी बनाई कि एक साथ अटैक करोगे तो सारे लोग खड़े हो जाएंगे। इसलिए किसी 2 के पास नोटिस भेज रहे, किसी 4 के पास भेज रहे। 4 का नोटिस आ गया तो फिर जिसका नोटिस आ गया वो फिर पूरे गांव की शिकायत कर रहा है। इसलिए सारे मकान टूटने वाले हैं, और औकात इतनी बची नहीं कि एक बार टूट गए तो दोबारा मकान खड़ा कर लेंगे। तो इनके बचाने की लड़ाई भी पंकज धनखड़ लड़ेगा। पे मैं चुनाव लड़ रहा हूं। हनुमान जी बेनीवाल और आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर जी आज़ाद ने संयुक्त रूप से जो गठबंधन हुआ है, तो आज़ाद समाज पार्टी से मुझे प्रत्याशी घोषित किया है। उस पार्टी से मैं यहाँ से चुनाव लड़ रहा हूँ। आगामी आने वाले दिनों में 5 तारीख को मेरा कार्यालय का उद्घाटन है। उसी दिन शाम को मेरा शहर में रोड शो का कार्यक्रम रखा गया है। उसमें युवाओं की आवाज़, गरीबों की आवाज़ और भाईचारे का संदेश देने वाले हर्षजीत छिकारा मेरे साथ उस रोड शो के कार्यक्रम में रहेंगे। दीपावली के तुरंत बाद जिला मुख्यालय पर मैं बहुत बड़ी हमारे दोनों नेताओं की जनसभा कराऊंगा। उसके साथ साथ ही बगड़, सलामपुर, माखर, सुल्ताना और चन्नाना में चंद्रशेखर जी आज़ाद का रोड शो का मेरा कार्यक्रम है। और बड़ी मजबूती के साथ इस क्षेत्र का किसान, मजदूर, गरीब, मेहनतकश, छोटा व्यापारी वो मेरे चुनाव में मेरे साथ जुटा हुआ है। उनके दम पे मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। क्या आपको लगता है कि राजस्थान में कोई तीसरी पार्टी भी आएगी? 100%। इस बार आपने देखा होगा, थोड़े दिन पहले भास्कर और पत्रिका ने अलग अलग सर्वे करवाए थे। दोनों में 62% से लेके 67% तक लोगों ने ये कहा था कि इस बार पार्टियों को नहीं, आदमियों को वोट देंगे। जो आदमी काम करने वाला है, जमीन पर काम करने वाला आदमी है, प्रैक्टिकल आदमी है, उनको वोट देंगे। पार्टियां तो पैसा लेके किसी को भी टिकट दे देती हैं, उनके पीछे नहीं जाएंगे। और आप देखो जो टिकटें आ रही हैं पूरे राजस्थान में, चाहे कांग्रेस की टिकट हो तो चाहे भारतीय जनता पार्टी टिकट हो, पहली बार हो रहा है कि सब जगह उन टिकटों का विरोध हो रहा है। कई जगह तो उनके बाकी उम्मीदवार भी उतर चुके हैं। कई लोग नए विकल्प जो चुनाव लड़ रहे हैं उनके साथ खड़े हो रहे हैं। 100% तीसरे मोर्चे की गवर्नमेंट बनेगी। और अगर कोई छोटी मोटी उसमें कमी बेशी रही तो कमान तीसरे मोर्चे के हाथ में होगी, किसी की भी सरकार बने। जनता है वो बीजेपी और कांग्रेस से कितना संतुष्ट नजर आ रही है आपके हिसाब से? देखो, इस जनता को, कांग्रेस और बीजेपी को मैं एक चाकी के 2 पार्ट समझता हूँ। इसके बीच में जनता आ गई और जनता की जो मुद्दे थे, जनता की जो ज़रूरतें थी, उनको जैसे पार्ट चलते हैं तो आटा पीसा जाता है ना, ऐसे जनता की आवाज़ को इन्होंने दबा दिया, कुचल दिया है। और तीसरे विकल्प के साथ लोग इसलिए जुड़ रहे हैं ताकि जनता की आवाज़ क्षेत्र से लेके, जमीन से लेके और विधानसभा तक आवाज़ गूंजे, आवाज़ मुखर हो, लोगों को न्याय मिले। इसलिए तीसरे विकल्प की तरफ लोग ज़्यादा दौड़ रहे हैं। विपक्षी हैं वो आपको कितना मजबूत नजर आ रहे हैं? देखो, किसी भी आप चुनाव में चले जाओ, जब काउंटिंग चलती रहती है ना, तो भी आपने राजनीतिक पार्टियों की डिबेट सुनी होगी कि रिजल्ट लगभग आ गया होता है और बहुत डिफरेंस रहता है, फिर भी कहते हैं हम ही जीतेंगे। वो पार्टियां अपने हिसाब से सोचती है। मैं तो जनता, जो क्षेत्र की जो जनता है उसके हिसाब से, क्षेत्र की बहुमत जो जनता है वो आर्थिक स्थिति कमज़ोर है, उनके आर्थिक हालात ख़राब हैं, वो मेरे साथ खड़े हैं। तो जैसे कि राजस्थान में पुराने टाइम से एक परंपरा चल रही है कि भाई एक बार कांग्रेस और एक बार बीजेपी, तो ऐसा क्यों हो रहा है? मतलब लोगों का विश्वास एक पार्टी को रिपीट करने में नहीं रहता है क्या? नहीं, ऐसी कोई परंपरा राजस्थान में नहीं है। लोगों ने तीसरे विकल्प को राजस्थान में बहुत वोट दिए हैं। तीसरे विकल्प के लोग जिनको टिकटें दी, जैसे आज मैं चुनाव लड़ रहा हूँ और मैं जीत गया, और मैं जाके बिक जाऊँ और किसी पार्टी को समर्थन दे के उसकी सरकार बनवा दूँ और उसमें शामिल हो जाऊँ, तो जनता की गलती नहीं है। एक बार कांग्रेस, एक बार बीजेपी नहीं है। लोग, बिकाऊ लोगों को टिकट मिली और बिकाऊ लोग जाके बिक गए जयपुर की मंडी में, और उन्होंने ये ऐसी स्थिति पैदा कर दी कि एक बार कांग्रेस, एक बार बीजेपी। आप देखो, आंकलन निकाल के देखो, आज़ादी के बाद से लेके अब तक का जो थर्ड विकल्प की जितनी भी पार्टियां हैं और जो निर्दलीय चुनाव लड़े, उनका वोट परसेंटेज और कांग्रेस भाजपा का वोट परसेंटेज निकालो, लगभग इक्वल आता है।
वो तो बिकाऊ लोगों की वजह से पार्टियां खत्म हो गई। वर्तमान जो विधायक साहब हैं उन्होंने झुंझुनू विधानसभा क्षेत्र में अब तक कितना विकास किया होगा आपके हिसाब से? देखो, हमारे जो लोग हैं वो विकास का मायना अभी समझ नहीं पाए। सड़क, नाली, पानी ये विकास नहीं है, ये विकास का हिस्सा भी नहीं है। ये जो भी वेलफेयर गवर्नमेंट है, जन कल्याणकारी कोई भी सरकार है, उसका दायित्व बनता कि वो हर आदमी को शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, सड़क उपलब्ध कराए। ये नहीं हो रही, ये सरकारों की नाकामी है। विकास किसको बोलते हैं? जैसे 50 साल पहले मेडिकल कॉलेज होना चाहिए था झुंझुनू में, क्योंकि एजुकेशन में 1 नंबर पर है। आज उसका निर्माण चल रहा है। ब्रॉडगेज आज से 50 साल पहले आनी चाहिए थी। यहाँ जब पूरे देश की लाइनें ब्रॉडगेज में चली गई, तब आखिरी में ट्रेन चढ़ने के लिए जगह नहीं बची, तो सबसे आखिरी में इसको लाया गया है। अगर ये लड़ाई लड़के लेके आते तब विकास था। कॉपर का उद्योग था अपना बहुत बड़ा, उस उद्योग का होना तो ये चाहिए था वो डेवलप होता। 10,000 लोग काम करते थे, 20,000 काम करने चाहिए। उस उद्योग का सत्यानाश इन्होंने कर दिया। अगर ये करवाते तब विकास था। झुंझुनू शिक्षा में 1 नंबर पर हुआ करता था। पूरे उत्तरी भारत के जब मैं बगड़ पड़ता था, 91, 92, 93, 94, पूरे उत्तरी भारत के बच्चे बच्चियां इस जिले में पढ़ने आते थे। आज इस जिले के बच्चे बच्चियां इस जिले को छोड़ के सीकर, जयपुर, कोटा, जोधपुर, बीकानेर जा रहे हैं। विकास नहीं, विनाश किया इन्होंने। विकास के मायने गवर्नमेंट कॉलेज कितने साल पहले होना चाहिए था। जब मैं 96 में यहाँ पढ़ने आया झुंझुनू मोतीलाल कॉलेज में, तो एक भी सरकारी कॉलेज नहीं था जिले में। पहला गवर्नमेंट कॉलेज का आंदोलन मैंने शुरू किया, शीशराम जी को ज्ञापन देके। कब होना चाहिए था गवर्नमेंट कॉलेज? 50 साल पहले। इन्होंने विकास के नाम पर इस जिले का सत्यानाश किया है। ये रोडों पर जो पत्थर लगा रहे हैं, ये विकास नहीं है, ये रूटीन के काम है। कोई भी गवर्नमेंट बनेगी उसको ये काम करने पड़ेंगे। पानी को विकास मानते हो क्या आप? पानी विकास नहीं है। आज भर्ती दफ्तर था ARO, वो यहां से बीकानेर जा रहा है। इनके पास जो भी चीजें हैं वो छीन के यहां से ले जा रहे हैं। चाहे खेल यूनिवर्सिटी चली गई, कारखाना यहाँ फेल हो गया, शिक्षा का यहाँ पूरे भट्ठा बैठ गया, लोग इस छोड़ के भाग रहे हैं। इन्होंने जिले का विनाश किया है। और ये सड़क, पानी, नाली, उसको विकास समझा रहे हैं लोगों को। तो मैं लोगों से कहना चाहता हूं विकास नहीं है, ये रूटीन की चीजें हैं। जैसे मैं जिला परिषद जीत गया, तो जिला परिषद के बजट से मैंने किसी गांव में पानी टंकी करवा दी, तो विकास है क्या वो? जिला परिषद में कोटा है, मेरे को लोगों ने जिताया तो वो तो करवानी थी। उसके अलावा मैं क्या सोच रहा हूं? कर्जा मुक्ति, नहर का पानी, गांव में ई-लाइब्रेरी, सेना की जो भर्ती है वो स्थायी हो। ऐसे कामों के लिए लड़ाई लड़ी जाएंगी तब विकास, उसको वो होता है विकास। अमूमन देखा गया है कि एक युवा है वो कांग्रेस बीजेपी बस 2 ही पार्टियों की चर्चा चलती है। तो क्या आपको लगता है कि युवा नई पार्टी पे विश्वास करेगा? देखो, देश में जो दिखता है वो बिकता है। जो भी बड़े टीवी चैनल और बड़े अखबार वो थे तो इसलिए कि लोगों की बात वो सरकारों के सामने रखेंगे। जैसे आप मेरे को पूछ रहे हो, तो ये आपकी ये बात जनता में जानी चाहिए। नेताओं से सवाल करने चाहिए थे प्रेस को, और प्रेस सरकारों के सवाल लेके जनता में चली गई। तो उन्होंने इस तरीके की बातें लोगों के दिमाग में, टीवी के माध्यम से, अखबार के माध्यम से दिमाग में नौजवान के घुसेड़ दी कि नौजवान सोचता कि ये जो कर रहा है वही ठीक है, अवतार है। यानी एक साधारण आदमी जो जनप्रतिनिधि, एक नौकर होता है, सेवक होता है, उसको उन्होंने अवतार, भगवान, पता नहीं खुदा क्या क्या संज्ञा उनको दे दी। तो वो इसलिए दे दी कि उसको अवतार के रूप में मीडिया के माध्यम से लोगों के सामने प्रेजेंट किया जा रहा है कि दुनिया में साख बढ़ी है भारत की। जबकि मीडिया को यह दिखाना चाहिए कि भारत का जो भी आंकड़ा है भूख का, कि भारत में कितने नंगे भूखे लोग हैं,
तो उसमें भारत कौन से पायदान पर खड़ा है? शिक्षा में जो यूनिवर्सिटियों का आंकलन आया है, तो उसमें कौन से पायदान पर भारत खड़ा है? बेरोजगारी का जो आंकड़ा आया है, उसमें भारत की क्या स्थिति है? रखना तो चाहिए अखबार वालों को। ये एक आदमी दुनिया में पता नहीं किस उद्देश्य से घूम रहा है, क्या उसका रीजन है, उसको हवा दिखाई। दुनिया में साख बनी है, साख कौन बना रहा है? मेरे पास तो सुल्ताना जाने का भाड़ा नहीं बचा। अब अमेरिका में वहां काले झंडे दिखाए जा रहे हैं, धोले दिखाए जा रहे हैं। वो तो जो मीडिया जो जिस यहाँ प्रेजेंट कर रहा है, मैं तो उसी को मान रहा हूँ कि वाह बहुत स्वागत हो रहा है। क्या पता कहीं जूते भी मारे होंगे। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि लोगों का कहना है कि वर्तमान विधायक हैं चुनाव के समय पे अपनी शक्ल दिखाते हैं, उसके बाद में भूल जाते हैं। देखो, यहाँ जो वर्तमान में मंत्री जी हैं, विधायक हैं, उनका कोई ऐसा कार्य नहीं है जिसकी वजह से उनको वोट मिले। सिर्फ उनको एक ही ऐसा काम है जिसकी वजह से वोट मिल रहे हैं, क्योंकि इस विधानसभा की जो बहुमत जनता है वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है। तो भारतीय जनता पार्टी को हराने के चक्कर में विधायक जी को बगैर मुंह दिखाए वोट मिल रहे हैं, और कोई गुण नहीं है। अब चुनाव आ गया, अब भी शक्ल नहीं दिखा रहे। उनके दिमाग में है कि ये लोग बीजेपी को तो वोट देंगे नहीं, तो सामने विकल्प वो हैं। अब ऐसा चलेगा नहीं। अब बीजेपी के अलावा भी विकल्प है। यहाँ विकल्प को तो जनता पसंद करती है, लेकिन बीजेपी को इस क्षेत्र की जनता, झुंझुनू विधानसभा की मोस्टली जनता पसंद नहीं करती। इसलिए यहाँ लंबे अरसे से बीजेपी नहीं जीती। और एक बार जो सुमित्रा सिंह जी जीते तो वो बीजेपी नहीं थी, वो सुमित्रा सिंह जी जीती, वो बीजेपी नहीं जीती। मूल सिंह जी जीते तो वो उपचुनाव में जीते, सरकार बनने के बाद ऐसी स्थिति बन गई थी। इसलिए यहाँ इस विधानसभा में बीजेपी का कोई वोट बैंक नहीं है। जिस दिन लोगों को विकल्प दिखेगा, एक ही मिनट में शिकार होगी। इस बार विकल्प के तौर पर यहाँ पंकज धनखड़ चुनाव लड़ रहा है, तो आप देखना, जो कह रहे हो आप शक्ल नहीं दिखा रहे, उसकी शक्ल देखने गांव में जाएंगे लोग। यहाँ अब दोबारा आने का मौका नहीं मिलेगा। इस तरीके की तैयारी है क्षेत्र में। इतनी बातचीत हमने की है तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल को भी, और आपके सारे सुनने वाले, चाहने वाले सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।